हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज़ अनोवा। अनोवा का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मतलब कि जो हमारा डेटा में जो वेरिएंस आए, जैसे हमने बेसिक समझा था कि वेरिएंस क्या होता है, अब उसी को एनालाइज करना सीखना है। जनरली जो एनालिसिस आता है वो आता है पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर, जैसे कि अभी हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज़ करते हैं? जब डेटा होमोजीनियस इन नेचर होता है। होमोजीनियस इन नेचर का मतलब क्या होता है? जब डेटा सारे एक जैसे होते हैं, डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं होता है। ऑब्वियसली वी वांट टू कैलकुलेट द वेरिएंस, बट यहाँ पे कम से कम हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होमोजीनियस नेचर का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनिटी कंटेन नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज जितनी ज़्यादा हेट्रोजेनिटी होती है उतना ही एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगेन जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना है वो बेल शेप्ड कर्व बनना चाहिए। अगर हमारा कर्व बेल शेप्ड कर्व है तभी हम अनोवा को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू यूज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देन नेक्स्ट इज एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब बेसिकली आपको एडिशन करना है। अगर मान लीजिए आपने सैंपल साइज लिया था 50, अब आपको उस डेटा में थोड़े और करेक्शंस करने हैं, कुछ डेटा को हटाना है, कुछ डेटा को ऐड करना है, तो वो अगर डेटा में पॉसिबिलिटी है टू एडिशन, देन ओनली वी विल यूज अनोवा टेस्ट। लास्टली द डेटा शुड बी इंडिपेंडेंट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी चीज़ की, तो हम प्रोबेबिलिटी सबसे पहले ये देखते हैं कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट नेचर का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब क्या होते हैं कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे मान लीजिए आज जैसे डेटा आया है जीडीपी, आरबीआई ने फोरकास्ट करके बोला है कि इस साल का इंडिया का जो इन्फ्लेशन रहेगा वो रहेगा 6.7%। बट इसके लिए उन्होंने कंडीशन भी रखी है दैट द मॉनसून इज नॉर्मल। अगर मॉनसून नॉर्मल होता है तभी ये इन्फ्लेशन रेट रहेगा, अदरवाइज अगर बारिश बहुत ज़्यादा हुई या बारिश बहुत कम हुई तो उससे इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा डेटा कैसा है? क्या वो डेटा जो उन्होंने दिया है दैट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? ऑब्वियसली इट इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। अगर मॉनसून नॉर्मल हुई तभी हमें ये 6.7% इन्फ्लेशन मिल सकता है, अदरवाइज हो सकता है इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा हो जाए अगर मॉनसून नॉर्मल नहीं होता। सो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट नेचर और इंडिपेंडेंट नेचर। लास्टली अगर आपका ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने और भी टेस्ट देखे थे, जैसे कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। उन सबको अलावा हमारे पास होता है सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड और सबसे ज़्यादा एरर फ्री जो टेस्टिंग होती है दैट इज अनोवा। अनोवा मतलब कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है वन वे अनोवा और एक होता है 2 वे अनोवा। अभी हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ पढ़ना है वन वे अनोवा। वन वे अनोवा का मतलब होता है जब सिर्फ वेरिएबल या एट्रीब्यूट सिर्फ एक होता है और वो इंडिपेंडेंट इन नेचर होता है। एक सैंपल एक पॉपुलेशन, उसको हमने एक क्राइटेरिया में डिवाइड करके रखा है, तो तब हम यूज़ करेंगे वन वे अनोवा। अब वन वे अनोवा को यूज़ कैसे करते हैं या फिर अनोवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम में हम लेंगे सोर्स ऑफ वेरिएशन, कि डेटा में वेरिएशन किस तरीके से आ सकता है। मान लीजिए आपके पास एक पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन को आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 3 अलग सैंपल्स में डिवाइड कर लिया, ए सैंपल, बी सैंपल एंड सी सैंपल। और इन सैंपल को डिवीजन का बेसिस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपका, और ऑर्गेनाइजेशन में आप 3 तरीके से सैलरी देते हो। एक लोगों को सैलरी देते हो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंसेंटिव या फिर कमीशन बेसिस पे आपने रखा है, जैसे कि जो एलआईसी के एजेंट्स होते हैं उन्हें कमीशन बेसिस पे सैलरी मिलती है, जितनी वो सेल्स करेंगे उतनी उन्हें सैलरी मिलेगी। दूसरा कैटेगरी होता है जो आईटी में होता है जनरली दैट इज फिक्स सैलरी, कि आपको इतनी सैलरी मिलनी ही है, चाहे आप महीने में कितना भी काम करो लेकिन आपकी फिक्स सैलरी रहेगी। और तीसरा इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, जिनका कुछ पार्ट फिक्स सैलरी में होगा और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा। सो ये 3 तरीके की हमें सैलरीज मिल गई। तो हमारा पॉपुलेशन एक ही था, जो कि हमारे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ थे। उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हमने 3 क्राइटेरियाज में डिवाइड किया है और वो 3 क्राइटेरियाज हमारे 3 अलग सैंपल्स बन गए। अब हम सबसे पहले निकालेंगे वेरिएंस विद इन द सैंपल। जो ए सैंपल है उन्हीं में कितना ज़्यादा वेरिएंस है, तो हम वो वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं? पहले हमारे पास ए कैटेगरी है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास इंसेंटिव बेस्ड या कमीशन बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का डेटा कलेक्ट करेंगे। उन सब का डेटा कलेक्ट करने के बाद उनका मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के बाद उन सब का हम वेरिएंस निकालेंगे कि वो मीन से कितना ज़्यादा वेरिएंस रखते हैं। उसको हम बोलते हैं SSW, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरिएंस विद इन द सैंपल। जो हमारा वेरिएंस आएगा उसको हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद उसकी स्क्वायर वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा SSW।
SSW। सिमिलरली हम निकालेंगे वेरिएंस बिटवीन द सैंपल। बिटवीन द सैंपल मतलब हमारे पास A सैंपल था, B सैंपल था, C सैंपल था। अब तीनों सैंपल्स के बीच में किस तरीके का वेरिएंस आ रहा है उसको बोलते हैं सैंपल वेरिएंस बिटवीन द सैंपल। दैट मीन्स कि आपकी जो A कैटेगरी थी दैट वाज कमीशन बेसिस, सेकंड कैटेगरी जो हमारी थी दैट वाज ऑन द फिक्स सैलरी बेसिस, एंड द थर्ड कैटेगरी वाज मिक्स सैलरी जहाँ पे फिक्स प्लस वेरिएबल तीनों थे। उन तीनों के बीच में वेरिएंस कितना ज़्यादा आ रहा है, XA, XB और XC के बीच में कितना ज़्यादा वेरिएंस है, दिस वी विल कैलकुलेट इन दिस कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम दैट इज वेरिएंस बिटवीन द सैंपल। उसके बाद हम उनकी स्क्वायर वैल्यूज़ करेंगे और स्क्वायर वैल्यू करने के बाद सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स। तो हमें यहाँ पे SSB की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे, SSW प्लस SSB विल गिव अस SST, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेरिएंस इन द टोटल सैंपल बिटवीन प्लस विद इन द सैंपल। नेक्स्ट हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे कि ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एरर के चांसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ता है कि कितना वेरिएंस हमारे डेटा में होना चाहिए। सो उसके लिए SSW के लिए फॉर्मूला होता है n-c, n मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स माइनस नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट SSB की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम नंबर ऑफ कॉलम्स -1, और टोटल सैंपल के लिए हम निकालते हैं n-1, n होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल, -1 इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो जब हमने सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लिए हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिए हैं तो हम मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू विद इन द सैंपल, और हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो हमने निकाला है SSW, इसको हम डिवाइड कर देंगे n-c से, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से। सो आपको सबसे पहले जो आपने सम ऑफ स्क्वायर्स निकाला था उसको आप डिवाइड करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो आपको मिल जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू बिटवीन द विद इन द सैंपल। देन सिमिलरली यू विल डू SSB डिवाइडेड बाय C-1 दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको मिल जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू बिटवीन द सैंपल। सो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों के मीन स्क्वायर वैल्यूज मिल चुके हैं, एक विद इन द सैंपल और एक मिल चुका है बिटवीन द सैंपल्स। अब आप फाइनली आओगे F रेशो के ऊपर, F रेशो निकालने के लिए। F रेशो का फॉर्मूला होता है MSB डिवाइडेड बाय MSW। MSB का मतलब क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू बिटवीन द सैंपल, और MSW का मतलब है मीन स्क्वायर वैल्यू विद इन द सैंपल। जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो आपको कोई F वैल्यू मिलेगी, इसको हम बोलेंगे कैलकुलेटेड F वैल्यू। कैलकुलेटेड F वैल्यू का मतलब जो आपने इस टेबल में अपने डेटा को पुट करने के बाद जो आपने वैल्यूज निकाली हैं उसको बोला था कैलकुलेटेड वैल्यू। उसके बाद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से चेक करते हो उसके टैबुलेटेड वैल्यू निकालोगे। आप दोनों चीज़ों को मैच करोगे कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, आपकी टैबुलेटेड वैल्यू कितनी है। उन दोनों को एनालाइज करने के बाद आप अपना फाइनल कंक्लूजन दोगे, और उस कंक्लूजन को हम लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ANOVA। जैसे आपको ANOVA में आपको F रेशो मिल जाता है, F रेशो का आपने कंपेयर किया, कंक्लूजन के लिए आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है, जो आपके रिसर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे, जो आपके डेटा कलेक्शन के लिए आपके प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज लिखोगे। फिर आपने डेटा कलेक्शन के लिए कौन से मेथड्स को यूज़ किया है, उन मेथड्स को आप डिटरमाइन करोगे कि आपने क्वेश्चनएयर मेथड यूज़ किया था, आपने पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज़ किया था, जो भी आपने मेथड यूज़ किया था उस मेथड को आप एनालाइज करोगे। आपका सैंपल साइज क्या था और सैंपल साइज को आपने किस तरीके से सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ द पॉपुलेशन साइज वॉज 1 लाख, तो आपने उसमें से कितना बड़ा सैंपल लिया है और सैंपल को चूज़ करने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। उसके बाद आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, उसका आप पिक्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के बाद आप आओगे एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस में आप ऑब्वियसली ANOVA इज वन ऑफ द टेस्ट जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमने और भी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देखे थे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट इससे पहले हम उसकी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसीज निकालेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम वेरिएंस निकालेंगे by calculating the variance, range, interquartile deviation या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि स्प्रेड कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए हम स्क्वीनर्स और कर्टोसिस को यूज़ करेंगे। देन वील फाइंड आउट इफ द डेटा वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। उसको इन सबको मेंशन करने के बाद हम ANOVA टेस्ट लाएंगे। ANOVA टेस्ट को फाइंड आउट करने के बाद हम F रेशो कैलकुलेट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, हम कंपेयर करेंगे बाय द टैबुलेटेड F वैल्यू, और उसके बेसिस पे हम जो इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स निकालेंगे दैट वी विल राइट लास्टली in the report writing. So this was all about research methodology, and here we have completed all the 5 units. If you have any doubt regarding any 5 unit, then please leave your doubts in the comment section below. Thank you for watching our videos.